नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द पावर्स एंजॉयड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त शक्तियों की चर्चा करें। आंसर की शुरुआत हम करेंगे ये बताते हुए कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती हैं कार्यकारी शक्तियाँ या एग्जीक्यूटिव पावर, फिर आती हैं विधायी शक्तियाँ या लेजिस्लेटिव पावर, वित्तीय शक्तियाँ या फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स यानी न्यायिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स यानी राजनयिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स यानी सैन्य शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर यानी आपातकालीन शक्तियाँ, वेटो पावर यानी वेटो शक्ति और अध्यादेश बनाने की शक्ति यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो अब हम इन सबको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कार्यकारी शक्तियाँ या एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य यानी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति के नाम पे भारत के सरकार के सारे कार्य किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और राज्य के राज्यपाल के कार्यालयों में नियुक्ति करता है यानी अपॉइंटमेंट्स करता है। इन ऑफिसर्स में किन किन ऑफिसर्स में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करता है। साथ ही साथ चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है और राज्य के राज्यपालों यानी गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। इसके अलावा उसके पास अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना करने की भी शक्ति होती है यानी राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाता है। और ये इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर बनती है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है। तो वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। वह सीधे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है यानी एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरीज को, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। उसके अलावा एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उसकी स्थितियों की जांच के लिए नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट कर सकता है इन क्लासेस के जो स्थिति है उनकी जांच करने के लिए। फिर अगर हम लेजिस्लेटिव पावर या वैधानिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक, अधिनियम बनता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति ये है कि राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही कोई भी बिल एक्ट बनता है। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करता है, उन्हें नॉमिनेट करता है। तो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। इसके अलावा पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट करता था राष्ट्रपति, लेकिन अब इसे एक अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू एंग्लो इंडियंस की सीट हटाई गई है लोकसभा से? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस आर्टिकल के अंदर एंग्लो इंडियंस को सीट दी गई थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ प्रकार के विधेयकों जैसे धन विधेयक, राज्य सीमा पुनर्गठन या सृजन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है प्रेसिडेंट की किस किस चीज़ के लिए? तो कुछ बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्टेट बाउंड्री रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट बाउंड्रीज क्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने,
या सत्रावसान करने यानी कि समॉन या प्रोरॉग करने की पार्लियामेंट को शक्ति होती है। इसके साथ ही साथ वो ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुला सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंदर बुलाई जाती है ये भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सब प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे उनका भी फायदा होगा, जो कमेंट सेक्शन देखते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास आम चुनावों के बाद हर साल संसद के पहले सत्र को संबोधित करने की शक्ति होती है। तो सबसे पहले जो आम चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा जो हर साल का पहला सत्र होता है उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर आफ्टर जनरल इलेक्शन, यहाँ पे एंड होगा, और पहले जो जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सत्र होता है उसको भी संबोधित करता है। फिर अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो सबसे पहली वित्तीय शक्ति आती है कि आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन या फाइनेंस कमीशन का गठन करता है राष्ट्रपति। फिर वह वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के समक्ष रखता है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कि बजट कहते हैं उसे संसद के समक्ष रखता है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट किस आर्टिकल के अंदर आता है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फिर धन विधेयक को संसद में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पेश किया जाता है, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम न्यायिक शक्तियां या जुडिशियल पावर की बात करें तो सबसे पहली पावर है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जितने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस होते हैं उनको। तो ये सारी बड़ी बड़ी जितनी जुडिशियल पोस्ट होती हैं सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ है उसके बारे में राष्ट्रपति अगर सलाह लेना चाह रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है राष्ट्रपति को सलाह देना, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है उसको माने। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। फिर अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति को क्षमादान देने, राहत देने और सजा में छूट देने या मौत की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 71 के अंदर राष्ट्रपति पार्डन दे सकता है। पार्डन में क्या होता है कि उसकी पूरी की पूरी सजा किसी व्यक्ति की खत्म हो जाती है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। रिप्राइव में क्या होता है, राहत दे देता है राष्ट्रपति। रिप्राइव में उस सजा को थोड़ा कम कर देता है। रिस्पाइट और रेमिशन पनिशमेंट कम कर देता है और या फिर सस्पेंड कर देता है डेथ सेंटेंस को। तो अगर हम राष्ट्रपति की कौन कौन से पार्डन की शक्तियाँ होती हैं उसकी बात करें तो 5 तरीके की पार्डन की पावर होती है। एक तो पार्डन होता है, दूसरा होता है कम्यूटेशन, फिर होता है रेमिशन, उसके अलावा होता है रेस्पाइट और रिप्राइव। ये 4 होती हैं। तो पार्डन में क्या होता है, पूरी तरीके से व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कम्यूटेशन में क्या होता है कि एक कठिन सज़ा को कम कर दिया जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट होती है सज़ा का, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, कड़ी सज़ा को कम सज़ा से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है कम्यूटेशन में। फिर अगर हम रेमिशन की बात करें, रेमिशन में पीरियड कम कर दिया जाता है, सज़ा उतनी ही होती है, पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें रिस्पाइट की, तो रेस्पाइट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से या बीमारी की वजह से उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है, उसे थोड़ा कम कठिन। जैसे देखिए यहाँ पे कम्यूटेशन में भी वही हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कारण फिजिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन रिस्पाइट में फिजिकल कंडीशन की वजह से उसे लेसर पनिशमेंट दे दी जाती है या टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है, उसका कैरेक्टर बदल दिया जाता है। फिर रिप्राइव की अगर हम बात करें तो रिप्राइव स्टे लगाया जाता है, रिप्राइव में स्टे लगाया जाता है, और स्पेशली रिप्राइव जो होता है वो डेथ सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो साथ ही साथ हमने इसमें देख लिया कि कितने तरीके की सज़ाओं की बात करता है, राष्ट्रपति के पास कितनी तरीके की पावर है। तो पार्डन की पावर होती है, कम्यूटेशन की पावर होती है, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव, ये 5 तरीके की पनिशमेंट्स को कम करने की पावर होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि फिर राजनयिक शक्तियाँ या डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या होती हैं राष्ट्रपति की। तो डिप्लोमेटिक पावर्स हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है।
आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। यहाँ पर आपको इन सारे आंसर राइटिंग वीडियोस की PDF प्रोवाइड करी जाएगी। इसके साथ ही साथ 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स, क्यूरीज, आंसर्स सब कुछ 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां या डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करते हैं। तो डिप्लोमेटिक पावर्स की हम बात करें तो सबसे पहले यह बात आती है कि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उस पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर राष्ट्रपति की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों पर बातचीत की जाती है। तो जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए जाते हैं इंडिया और किसी भी देश के बीच में, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो अभी जैसे हमने पहले देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, उसी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। सैन्य शक्तियाँ या मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें तो जितने भी रक्षा बल है सबका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को नियुक्त भी करता है। फिर आपातकालीन शक्तियां आती हैं। तो आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 56 और 360 के तहत राष्ट्रपति के पास क्रमशः राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति है। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगी भी है कभी या नहीं, और अगर लगी है तो कितने बार लगी है और किस सन में लगी है, तो ये नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर अगर हम वेटो पावर की बात करें राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वेटो पावर मिली हुई है। अनुच्छेद 111 कहता है कि अगर कोई विधेयक या बिल राष्ट्रपति को दिया जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। अब या तो वो विधेयक को सहमति दे सकता है, पास कर सकता है बिल को, या उस पर अपना बिल को रख सकता है सोच विचार करने के लिए, विथहोल्ड कर सकता है उसका असेंट कि इस पर सोच विचार करके इसको हम पास करेंगे, और वो वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सदन को कि आप इस पर पुनर्विचार करिए फिर आप इसको भेजिए। लेकिन उस टाइम पे अगर वापस से पुनर्विचार करके सदन राष्ट्रपति के पास भेजता है उस बिल को, तो उसे पास करना पड़ता है फिर। तो एक ही बार वो रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर भारत में राष्ट्रपति के पास अगर हम वेटो पावर की बात करें तो 3 तरीके के वेटो पावर मिलते हैं। सबसे पहला एब्सोल्यूट वेटो या पूर्ण वेटो मिलता है, जिसमें कि वो बिल को रोक सकता है, कुछ भी ना करे उस बिल को। वो बिल उस तक भेजा गया है दोनों सदनों द्वारा पास करके, उसने रख लिया, चुप्पी साध ली, उसमें कुछ भी नहीं करना उसको। एब्सोल्यूट वेटो कि वो उसने अपना कुछ भी असेंट वगैरह नहीं दिया, वो बिल उसके पास रखा हुआ है। फिर सस्पेंसिव वेटो क्या होता है? वो विधायिका द्वारा खत्म किया जा सकता है बहुमत से, यानी कि इस बिल को ओवरराइड किया जा सकता है लेजिस्लेचर द्वारा। फिर पॉकेट वेटो क्या होता है? कोई एक्शन ना ले। अभी एब्सोल्यूट वेटो और पॉकेट वेटो में अंतर क्या है? एब्सोल्यूट वेटो में कुछ समय के लिए वो बिल को अपने पास सोच विचार करने के लिए रख सकता है, लेकिन पॉकेट वेटो में क्या है कि वो रखा उसने पॉकेट में और भूल गया, अब उस बिल को कोई भी उस बिल पर कार्यवाही नहीं होगी, बस वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया और वो कभी एक्ट नहीं बना। फिर हालांकि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम और धन विधेयक के संबंध में वेटो शक्ति नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जब बात आती है, बिल की बात आती है और मनी बिल की बात आती है, तो कोई भी वेटो पावर नहीं होती, उसमें प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है। फिर अध्यादेश बनाने की शक्ति या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस बनाता है। और कब बनाता है? जब दोनों सदन जो हैं वो ना हो, अपने कार्यकाल में ना हो और सेशन में ना हो, सत्र जब उनका दोनों का ना हो, उस टाइम पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस बनाता है। और जब सत्र वापस से चालू होता है तो इसे सदनों के सामने जो विधेयक बनाया गया है, अध्यादेश बनाया गया, उसे रखा जाता है। अगर उस पास कर देते हैं इस अध्यादेश को तो फिर वो परमानेंट एक एक्ट बन जाता है, लेकिन अगर पास नहीं करते हैं सदन उसे तो फिर 6 हफ्तों के अंदर वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही वापस से सेशन चालू होगा सदनों का, 6 हफ्ते के अंदर उस अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश बना सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और वह संविधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो अभी हमने पहले देखा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वेटो पावर भी नहीं रखता है, इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वो ऑर्डिनेंस भी जारी नहीं कर सकता है।
और हाँ, आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में नीचे कि किस किस कंडीशन पर पार्लियामेंट बना सकती है लॉ स्टेट लेजिस्लेचर में। यहाँ पे ये पॉइंट आया, इससे मुझे याद है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश बना सकता है जिस पे पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशन क्या है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अभी प्रीलिम्स निकला है, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वो टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा आपने। कुछ 3 या 4 स्पेशल कंडीशंस होती हैं, वो क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।